बड़ी माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगी। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें आपको ऐसी नॉलेज दूंगी जो स्लाइड्स में नहीं है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा ताकि आप अच्छी अच्छी नॉलेज को गेन कर सकें और इस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो जैसे ही हमारे मन में नाम आता है यूनाइटेड नेशन का, तो मैं केवल एक वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीस, डिग्निटी, इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट। हम ऐसे संसार में आपका स्वागत करते हैं जहाँ पर शांति हो, सम्मान हो, गरिमा हो और एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण तैयार किया जाए। यूनाइटेड नेशन क्यों आया, यूनाइटेड का मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यूनाइटेड का मतलब क्या है? यूनिटी, एकता, नेशन, देश, देशों की एकता। देशों ने क्या किया? सब देशों ने मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था बनाई जिसमें जो शांति के लिए काम करेगी, सुरक्षा के लिए काम करेगी, पीस के लिए काम कर रही है, डिग्निटी के लिए काम कर रही है, इक्वलिटी के लिए काम कर रही है और सबको राइट दिलाने के लिए काम कर रही है। और वॉर को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। वॉर को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया तो लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, वो फेल्ड हो गया, शांति की स्थापना नहीं कर पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और कॉन्सेप्ट आया यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल रहा। थर्ड वर्ल्ड वॉर उसने नहीं होने दिया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही था कि अब भविष्य में होने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, उनको हमें वॉर से बचाना है, उस विनाश को रोकना है, डिस्ट्रक्शन को रोकना है जो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख चुके थे। युद्ध का विनाश, डेथ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, सब हम विनाश देख चुके थे। अब उस विनाश को रोकना ही यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्ट है। तो अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको सिनॉप्सिस बता दे रही हूँ कि इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन एंड मेंबर, एफर्ट्स, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और चार्टर, प्रियम्बल, डेफिनेशन, लीगल नेचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स, मेजर रीजनल सेंटर, बजट, लैंग्वेज, मेंबरशिप, विड्रॉल, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये वीडियो 3 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट आज आपको पढ़ा रहे हैं, फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा रहे हैं? यूनाइटेड नेशन का इंट्रोडक्शन। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अनदर यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैड ए सिमिलर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है? अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। और आपको जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम याद आ रहा होगा, वैसे ही आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा कि लीग ऑफ नेशन में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था और यूनाइटेड नेशन में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। पीस को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रेसिडेंट थे आपके उस समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट बात, ही एग्रीड विद द सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड अदर अलाइड पावर दैट द प्रिपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड institution should be started in the war period itself. He said that this would give more moral support and support to the allies to win the war. देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने का एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने की कॉन्सेप्ट की शुरू किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो विश्व शांति के लिए काम करे, जो ऐसी संस्था बनाई जाए जो विश्व शांति के लिए काम करे। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मैत्रत्व होना चाहिए। उसने इसका मतलब वो रूजवेल्ट ने पहले ही बता दिया कि जो फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसमें सुपर नेचुरल पावर सब क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर अपना रही हैं और सब ने अपना अपना रोल अदा किया है। अगर आप इसको 2 लाइन में याद करना चाहें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल को अदा किया और एक ऐसा संस्था की कॉन्सेप्ट शुरू किया जो विश्व शांति का प्रयास करे। तो उसमें किस किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने आपको देखा, मैंने नाम पढ़े, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अदर
विश्व संस्था के लिए और मित्र राष्ट्रों ने, जो उनके फ्रेंड राष्ट्र थे, वॉर के समय ही तैयारी शुरू कर दी कि मित्र राष्ट्रों ने कहा कि जब हम वॉर जीत लेंगे वहाँ पे भी हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट को उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो पूरे विश्व में शांति के लिए और सुरक्षा के लिए काम करे। तो ये सारे के सारे लोगों ने एक मन में डिसाइड कर लिया कि अब हम उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्कुल ही ऐसे तरीके से बनाएंगे जो पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का वेलफेयर हो, पूरे विश्व के लिए वो संस्था केवल ये काम करे कि वो पीस को इस्टेब्लिश करे, सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करे। ऑन January 1, 1942 there was a conference of representative of Britain, Soviet Union, China and other 26 allies in the city of San Francisco, US, in which it was decided that these nations would join together to face the Axis nations. This organization was given the name of the United Nations by the President of the United States, Franklin D. Roosevelt, on October 30, 1943. The government of the United States, England, and the Soviet Union made a joint declaration through their respective foreign ministers. देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन और 26 और जो नेशन थे, सबके रिप्रेजेंटेटिव ने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन बनाया जिसे यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया। अगर कहना पड़े तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशन नाम देने का क्रेडिट अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को है। उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया था। 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ की सरकार ने अपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के माध्यम से एक क्या किया, एक जॉइंट डिक्लेरेशन की, एक घोषणा की कि जितनी जल्दी हो सके हमें एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इसका निर्माण करना है जिससे कि विश्व शांति की स्थापना हो सके। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, सभी का एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो उनके सारे फ्रेंड कंट्री हों, कि हमें एक ऐसा संस्था बनानी है जो शांति का काम करे, जो एस्टेब्लिशमेंट का काम करे, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। द अनाउंसमेंट स्टेटेड दैट एज सून एज पॉसिबल दे फील द नीड टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. This organization will be based on the sovereignty of all peaceful nations. All such small and big states will be able to become its member. Its purpose will be to maintain international peace and security. To build the framework of the United Nations, the Conference of the Representative of Large Nations was held on August 21, 1944 at the Dumbarton Oaks Building in Washington, which lasted until October 7, 1944. तो ये आपको बता दें कि अभी बताया कि सभी लोगों ने मिलकर डिक्लेरेशन किया और एक ऐसा कहा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो पीस के लिए काम करे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि सभी पीसफुली नेशन का जो करेगा काम, वो क्या करेगा, सभी लोगों को कहेगा कि आप पीसफुली तरीके से रहो। जो सारे नेशन होंगे वो सॉवरेनिटी के बेस पर काम करेंगे, वो सॉवरेन कहलाएंगे और किसी भी तरीके से उनकी सॉवरेनिटी पर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। बस वो किस में कंट्रीब्यूशन देंगे, पीस में कंट्रीब्यूशन देंगे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ कहा गया कि अब यूएनओ की रूपरेखा जब बनाई गई, यूनाइटेड नेशन की जब रूपरेखा की शुरुआत की गई तो उस टाइमिंग थी 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बरटन ऑक्स भवन में ये मीटिंग शुरू हुई और ये मीटिंग लगभग चली 7 अक्टूबर 1944 तक। लगभग 2 से ढाई महीने ये मीटिंग चली है, जहाँ पर केवल एक विचार किया गया, थॉट्स को एक्सचेंज किया गया कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी है जो पीस के लिए काम करे और जो सिक्योरिटी के लिए काम करे। तो 2 से ढाई महीने तक वहाँ पर मीटिंग चली। मीटिंग का प्लेस आप याद रखेंगे, आपको याद रखना है, वॉशिंगटन का डम्बरटन ऑक्स भवन है, ऑक्स बिल्डिंग है ये, तो ये आपको याद रखना है और डेटें याद रखनी है, कब शुरू हुई मीटिंग और कब फिनिश हुई है। This conference, it was accepted that the scope of the United Nations should not be limited only to maintaining international peace and security, but also to promote international cooperation on economical and social questions.
Decision was taken in relation to the General Assembly, Security Council, Secretariat and International Court. In the Dumbarton-Ox resolution, the working of the General Assembly and the Security Council was agreed, but in relation to the voting system in the Security Council between the Soviet Union and the Western power, the difference remained याल्टा ऑफ द क्रीमिया रीजन ऑफ द सोवियत यूनियन। देखिए हुआ क्या कि अब जब इन्होंने सब लोगों ने पहली चीज़ मीटिंग कर ली, उसके बाद कहा गया कि वो केवल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये काम ना करे ये ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि क्या करे, सोशल कोई प्रश्न हो, इंटरनेशनल कोई सोशल क्वेश्चन हो, इकोनॉमिकल क्वेश्चंस हो, उस पर भी वो क्या करे, इंटरनेशनल रूप से कोऑपरेट करे। कोई आर्थिक प्रश्न आए, सामाजिक प्रश्न आए, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग करे। और यूनियन के जितने ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन्स के नाम भी आपको बताया, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट, सभी इस दिशा में काम करेंगे। सभी लोग प्रयास करेंगे वर्ल्ड पीस के लिए और सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो डम्बल्टन ऑक्स प्रपोजल में जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों लोग फंक्शन पे तो सहमत हो गए थे, लेकिन वोटिंग में सोवियत यूनियन और वेस्टर्न जो पावर थी उनके बीच में एक डिस्प्यूट बना रहा। डिस्प्यूट क्या था? वोटिंग को लेकर था कि वोटिंग पावर किसके पास ज़्यादा, कौन सा ऑर्गन रहे जो वोटिंग पावर को ज़्यादा यूज़ कर सकता है। तो सोवियत यूनियन और में क्रीमिया प्रदेश में याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को, आपको आगे का बता दूं कि इस सुमित ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, सोवियत प्रेसिडेंट स्टालिन एंड यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट बिगेन ऑन 4 फरवरी 1944 इन द सिटी। Important decision on the voting system in the Security Council were taken at the Yalta Conference। तो हुआ क्या, सोवियत संघ में क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, या आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि यही 3 लोग पूरे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक शिखर सम्मेलन किया, एक सुमित कॉन्फ्रेंस किया, और याल्टा में कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब वोटिंग प्रणाली का डिसीजन किसके पास रहेगा। वोटिंग प्रणाली पूरी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के पास रहेगी। सिक्योरिटी काउंसिल ही क्या करेगी, वोटिंग सिस्टम में काम करेगी। वोट के आधार पे वो ही सारे चीज़ों को, मैटर को सॉल्व करेगी। अब आगे बढ़ें, और ये सब चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में जब मैंने आपको पढ़ाया तो समझा दिया, लेकिन अगर फिर भी आप एक लाइन में याद रखना चाहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी को 3 लोग शामिल हुए थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और 26 अदर कंट्री। और सबसे ज़्यादा आप नाम याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन नाम दिया है, और उन्होंने शुरुआत की कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए काम करे। और उसके साथ उनका साथ दिया था, मैं आपको नाम बता चुकी हूँ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट। ये तीनों लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अदर कंट्री ने इनका साथ दिया। अब आगे की ओर देखें कि आगे आपको क्या बताना है। 3rd पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, व्हेन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 1 जून 1945। तो ये भी 1945 इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर वॉज 50। India participating in the San Francisco Conference is also counted among the original member of the United Nations. India was represented in the conference by Shri A.K. Ramaswamy Mudayar. In this conference, the Declaration of United Nations was finalized. The charter was signed by representative of 50 nations on 26 June 1945. Poland was not representative at the convention. He later signed it and became an original member out of 51 member state. देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो गया 1 जून 1945 को, कहाँ पर हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुआ, और 50 मेंबर ने उस समय पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया को समय रिप्रेजेंट किया था श्री A.K. रामास्वामी मुदैयर ने। और यहाँ पे ही यूनाइटेड नेशन फाइनल हुआ और चार्टर में 50 नेशंस ने साइन किया था, लेकिन पोलैंड उसमें शामिल नहीं हुआ, उसने साइन नहीं किया, उसने बाद में साइन किया। तो जब वो बाद में साइन किया तो वो ओरिजिनल मेंबर में शामिल हो गया, और मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई, 51 हो गई। अब उसके बाद इन दिस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन न्यू चार्टर वाज एक्सेप्टेड विच इज़ कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन चार्टर। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में जो नया चार्टर एक्सेप्ट किया गया, उस चार्टर का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर।
Article 110 of the Charter stated that the Charter would be deemed to be in force after the approval of the government of the Soviet Union, Britain, France, US Republic of China, and most of the remaining states. By 24 October 1945, the condition was completed, and on his date, the United Nations emerged. 24 October is celebrated every year as United Nations Day. The head office of the United Nations has been New York since 1946, and its current number of countries in 193. Today, the United Nations 18 special agencies and 21 main programs and funds are related to almost all human beings from any corner of the world. देखिए, बहुत सिंपल सी बात जो लिखी हुई है वो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको समझा दूँ साथ में कि देखिए आर्टिकल 110 क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 110 में कहा गया कि भाई सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस, अमेरिका है, चीन है, सभी स्टेट्स ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और चार्टर को इन्फोर्स कर दिया गया। अब चार्टर इन्फोर्स कब हुआ? यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, और उसी डेट को हम यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन से ये इन्फोर्स किया गया था। 1946 से यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है, और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 193, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। आज यूएनओ के पास 18 स्पेशल एजेंसीज़ हैं, 21 प्रोग्राम्स हैं, और ये बढ़ते रहते हैं हमेशा, और फंड्स हैं जो वर्ल्ड के सभी ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे हैं और हर एक के लिए होप का एक सेंटर हैं। आज जहाँ पर भी वॉर होता है, या एक कह सकते हैं होम वॉर भी होता है, तो एक आशा की नज़र से वो क्या करते हैं, यूएनओ को देखते हैं कि वो यूएनओ इंटरफेयर करेगा और शांति की स्थापना होगी, पीस की इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, और कोई वो बीच का रास्ता देखेगा, मीडिएशन के लिए वो आगे बढ़ेगा। तो आगे आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, द हेडक्वार्टर हाउस, द महासभा भवन स्टैब्लिश इन 1951, द महासम्मेलन भवन एंड द लाइब्रेरी बिल्डिंग। द फोर्ड फाउंडेशन प्रोवाइडेड US $6.2 million to establish the United Nations Library. It is called the Dag Hammarskjöld Library and was dedicated to the United Nations on November 16, 1961. A United Nations post office is also functioning at the United Nations headquarters, which uses United Nations tickets only. देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। जो हेडक्वार्टर है, जो प्रधान कार्यालय है, उस हाउस में महासभा भवन जो 1951 में स्थापित की गई, महासम्मेलन भवन और लाइब्रेरी बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स हैं। जो फोर्ड फाउंडेशन था उसने $62 मिलियन दिए थे इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए, और इसको क्या कहा गया? डॉग हैमरजोल्ड लाइब्रेरी कहा गया। और यूनाइटेड नेशन को ये कब हैंडओवर की गई? 16 नवंबर 1961 को। यूनाइटेड नेशन पे जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है, और वो हर साल एक यूनाइटेड नेशन पे एक टिकट इशू करता है। वो टिकट उन पर्सन से या उन घटनाओं से रिलेटेड होती है जो पीस से होते हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में किसका मैसेज जा सके, पीस का मैसेज जा सके, सिक्योरिटी का मैसेज जा सके, या यूनिटी का मैसेज जा सके, या कॉपरेशन का मैसेज जा सके। वो उससे कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है, जो हर साल यूनाइटेड नेशन क्या करती है, इसको इशू करती है। अब आगे देखें, फाउंडेशन एंड मेंबर द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन October 24, 1945। ये आपको बता भी चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हो गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 51 रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं, और ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ था जो 26 जून 1945 में 50 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और बाद में पोलैंड ने साइन करके वो ओरिजिनल मेंबर में शामिल हो गया। और हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन ये फाउंडेड किया गया था, उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। उसी दिन से कह सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 से ही एक नया डायरेक्शन मिला पूरे वर्ल्ड को, जो सिक्योरिटी की ओर ले जा रहा है, पीस की ओर ले जा रहा है। अब ये कैसे ये सब हुआ संभव, कैसे इतनी बड़ी संस्था आई, तो उसके पीछे भी एक बहुत मेहनत है। वॉर के टाइम पे ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो
वो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिया, सहयोग दिया। तो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी, कौन कौन से ऐसे प्रयास थे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ efforts were started in the direction among the nation. These efforts are as follows. सेंट जेम्स डिक्लेरेशन। तो सेंट जेम्स डिक्लेरेशन कब हुई थी? जून 1941 में, जून 1941 में, 1941 में लंदन में जो 9 सस्पेंडेड कंट्रीज़ के गवर्नमेंट थी। कौन कौन सी गवर्नमेंट सस्पेंड हुई थी? ग्रीस की, बेल्जियम की, लग्जमबर्ग की, नीदरलैंड की, नॉर्वे की, पोलैंड की, ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव, और फ्रांस के जनरल दी गाल लंदन के सेंट जेम्स प्लेस में कलेक्ट हुए। ये सारे के सारे लोग कहाँ पे आए? आप याद रखेंगे कि लंदन का सेंट जेम्स पैलेस है, महल है, वहाँ पर इकट्ठे हुए, इसीलिए इसका नाम सेंट जेम्स डिक्लेरेशन पड़ा, क्योंकि वहीं पर सबने मिलकर एक डिक्लेरेशन पे साइन किया कि हम पीस को इस्टेब्लिश करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सारी कंट्रियों ने जिनके मैंने नाम बोले। 12 जून 1941 को इस डिक्लेरेशन पे साइन हुआ था, और उसमें भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हर कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो पीस और सिक्योरिटी की इच्छा व्यक्त करती है, और वो पीस और सिक्योरिटी को स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। उसके बाद जो सेकेंड घटना घटी अटलांटिक चार्टर की, वो 14 अगस्त पे हस्ताक्षर किए गए थे। इस चार्टर पे 14 अगस्त पे आप याद रखेंगे। और पूरे वर्ल्ड के 2 महान पॉलिटिशियन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वहाँ पर मिले, और दोनों पॉलिटिशियन अटलांटिक महासागर पे एक जहाज़ पर मिले थे, और जिस चार्टर पे इन्होंने साइन किया उसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स को इक्वलिटी मिले, सब कोऑपरेशन के साथ रहें, और किसी भी स्टेट पर, किसी की टेरिटरी पर ये अनऑथराइज कब्जा नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों पर साइन कर दिया गया। जो थर्ड घटना घटी है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन की, यहीं से यूनाइटेड नेशन की शुरुआत मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के मैक्सिम और चीन के टी.सी. सुंग ने 1 जनवरी 1942 को साइन किया, और बाद में 20 कंट्री के और रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर साइन किया, और हर गवर्नमेंट ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी अगर एनिमी के साथ कोई ट्रीटी नहीं करेगी जब तक कि यूनाइटेड नेशन या एक ऐसी संस्था, कह सकते हैं भी यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हो रही थी, तो यूनाइटेड नेशन या कोई ऐसी संस्था जो पीस के लिए बनाई जाएगी वो क्या कर दे, ट्रीटी ना करवाए। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के ओरिजिन के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्टेप था, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर यूनाइटेड नेशन शब्दों का प्रयोग किया गया। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब इस डिक्लेरेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। क्यों? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में म्यूचुअल कंसेंट से इंटरनेशनल संस्था का नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया। जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हुई वहीं से यूनाइटेड नेशन नाम रखा गया, और विश्व कह सकते हैं चार्टर के आर्टिकल 3 में उस समय जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन का चार्टर 3 था, उसमें 1 जनवरी 1942 को जितने कंट्री ने साइन किए थे और बाद में उसका रेक्टिफिकेशन किया, उन्हें ही यूएनओ का ओरिजिनल मेंबर माना गया। तो ये देख सकते हैं कि 1942 से ही इसका कह सकते हैं आप नींव पड़ गई थी। और उसके बाद हुआ मॉस्को डिक्लेरेशन 30 अक्टूबर 1943 को ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव मॉस्को में कलेक्ट हुए, और उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया जिसे मॉस्को डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि जो एनिमी लोग होंगी, एनिमी कंट्री होगी, उनके खिलाफ हम जॉइंटली कार्रवाई करेंगे और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो शांति के लिए काम करे, पीस के लिए काम करे, सिक्योरिटी के लिए काम करे, और सबके लिए, पूरे संसार में सबके लिए वो खुली हो, किसी के साथ उसका कोई भी भेदभाव नहीं होगा, वो सब कंट्री के साथ इक्वल बिहेवियर करेगी। 5th जो अटेम्प्ट है वो तेहरान कॉन्फ्रेंस है, और 1 दिसंबर 1943 को चर्चिल, फिर वही पुराने नाम चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टॉलिन ने तेहरान में कलेक्ट हुए,
और उन्होंने भी एक डिक्लेरेशन पे साइन किया और कहा कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाए जिसका केवल काम हो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। उसके बाद आया डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस, और संयुक्त यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट के संबंध में कह सकते हैं कि डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये कॉन्फ्रेंस 2 स्टेजेस में बटा था। जो पहली स्टेज में मीटिंग में शामिल हुए थे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, और सेकेंड स्टेज में शामिल हुए चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, और कहा कि एक फ्यूचर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पीस के लिए काम करे, सिक्योरिटी के लिए काम करे, और जिसके ऑर्गन भी उसका साथ उसका काम करें। तो यहाँ पर ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका ने फ्यूचर में होने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम भी रखने में भी सहमति दे दी कि यूनाइटेड नेशन नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन नाम बिल्कुल ठीक है, अपनी कंसेंट दे दी। और उसके बाद आया याल्टा कॉन्फ्रेंस जो 11 फरवरी 1945 को हुआ, और ब्रिटेन में चर्चिल, अमेरिका में रूजवेल्ट, फिर वही 3 नाम स्टॉलिन, और विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स और सैनिक के जो हेड होते हैं, आर्मी हेड्स, वो सब कलेक्ट हुए और उन्होंने एक लास्ट क्या कह सकते हैं फॉर्मेट तैयार किया और कहा कि अगला जो कॉन्फ्रेंस होगा वो 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में होगा, और यहीं से चार्टर की शुरुआत मानी गई। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल 1945, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, और जिसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था लॉर्ड हैलिफैक्स, HALIFAX, लॉर्ड हैलिफैक्स, और चेयरपर्सन वही थे। उन्होंने 25 जून 1945 तक चार्टर को लास्ट रूप दे दिया और वोटिंग के द्वारा इस चार्टर को स्वीकार किया गया, लेकिन चार्टर इन्फोर्स नहीं हो पाया, क्योंकि जो चार्टर के इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी था कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो रेक्टिफिकेशन दें, उसका अनुमोदन दें। तो बाद में चीन ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रूस की गवर्नमेंट ने साइन किया, और उन स्टेट ने साइन किया जो इसको अपनाना चाहते थे। तो 51 कंट्री ने साइन किया और बाद में ये इन्फोर्स हो गया, और यहीं से मान लिया जाता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से कि यूएनओ की स्थापना की शुरुआत हो गई थी। तो ये इतने सारे प्रयास, 8 प्रयासों के फलस्वरूप इतनी बड़ी संस्था हमारे सामने आई, कोई एक दिन में नहीं आई। सेंट जेम्स से शुरुआत हुई और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस तक ये चला। अब आगे की आपको बात बता दें कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और चार्टर में क्या क्या हुआ। तो आपको देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन में पहले ही बता चुकी हूँ कि 25 जून 1945 को 50 नेशन के लोग 50 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और ये अडॉप्ट किया गया, इन्फोर्स किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आ गया, और हर साल हम यूनाइटेड डे हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन में कितने चैप्टर थे? 19 चैप्टर थे, आर्टिकल 111 थे, पैराग्राफ थे इसमें, और 10,000 वर्ड्स थे, 10,000 वर्ड्स थे। और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको बता दें कि आज भी इसकी ओरिजिनल कॉपी अमेरिका में रखी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ऑब्जर्वर में ये पूरी तरीके से सेफ रखी गई है। तो इंटरनेशनल कोर्ट एक्ट अलग से पास किया गया और कहा कि ये अलग से ट्रीटी है, लेकिन जो भी यूएनओ का मेंबर बनेगा वो अपने आप इंटरनेशनल कोर्ट का मेंबर बन जाएगा। और कहा गया कि अगर चार्टर में परिवर्तन होना हो यूनाइटेड नेशन के, तो जनरल असेंबली के साथ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का सपोर्ट होगा, वो लोग सपोर्ट करेंगे। जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर होंगे और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर सपोर्ट करेंगे, तभी चार्टर में क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज चार्टर में चेंजेस नहीं होगा। प्रेम्बल में क्या है, प्रेम्बल क्या है वो भी आपको बता देंगे। देखिए प्रेम्बल में क्या बोला गया कि हम यूएनओ के लोग, मतलब यूएनओ के लोग का मतलब होता है जितनी कंट्री ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे साइन किया तो वो यूएनओ के लोग हैं। आने वाली जनरेशन को हमें युद्ध से बचाना है, वॉर से बचाना है। ये 2 बार हम युद्ध देख चुके हैं, वॉर देख चुके हैं, और हमने बहुत पेन को झेला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सबको इक्वल राइट मिले, और सभी लोग इंटरनेशनल लॉ में के जस्टिस और इक्वलिटी का एक फीलिंग पैदा करें, और सभी लोग क्या करें, एक बेहतर सोसाइटी बनाएं जहां पर सोशल प्रोग्रेस लगातार होती रहे। इन सभी ऑब्जेक्टों को लेकर हम काम करेंगे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह, नेबर की तरह शांति से रहेंगे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, और किसी भी तरीके से आर्म फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, और सभी लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन देंगे। अब इसकी बात फ्लैग की बात आई, तो फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूएनओ का फ्लैग है, देखेंगे आप बैकग्राउंड ब्लू है, तो बैकग्राउंड ब्लू का मतलब ही होता है कोल्ड, ठंडा,
ठंडा शांत रहेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह जो है ऊपर जो फ्लैग बनाया गया वो वाइट कलर का है, जिसमें ओलिव की दो शाखाएं आप देख रहे हैं, ओलिव की 2 शाखाएं हैं। दोनों जो ओलिव की ब्रांचेज हैं ये किसका सिंबल हैं? पीस का सिंबल है। और आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन को फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद इसको अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन जब बन गया उसके बाद फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। फ्लैग के बारे में रेक्टिफिकेशन जो हमें मिला वो 7 दिसंबर 1946 को, 7 दिसंबर 1946 को एक रेक्टिफिकेशन हुआ और फ्लैग को एक्सेप्टेंस दी गई 20 अक्टूबर 1947 को। मतलब 45 के 2 साल बाद फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया। फ्लैग बाद में आया, 20 अक्टूबर 1947 को एक्सेप्ट किया गया और रेक्टिफिकेशन मिला था 7 दिसंबर 1946 को। इन सभी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए यूएनओ के में जो मेंबर सैन फ्रांसिस्को शहर में जो कलेक्ट हुए थे उन्होंने अपनी सहमति दी और कहा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पीस और सिक्योरिटी के लिए, उसे यूएनओ के नाम से जाना जाएगा। तो अब इसको भी मैंने थोड़े से 4 पॉइंट्स में कर दिया। आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे वर्ड्स में बना दिया कि आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को हम क्या करेंगे? वॉर से बचाएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फंडामेंटल फ्रीडम होगा, मेल फीमेल सबको सम्मान समझा जाएगा, छोटे और बड़े नेशन को भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल ट्रीटी को पूरी तरीके से सम्मान देंगे, इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरीके से सम्मान देंगे, तभी जस्टिस की स्थापना हो पाएगी। सोशल प्रोग्रेस के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। तो ये मेन यूएनओ का ऑब्जेक्ट है। अगर आप यूएनओ को एक लाइन में देखना चाहें तो यूएनओ कब बना आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। 3 लोगों ने ज़्यादा योगदान दिया है। आप 3 लोगों का नाम भी याद रख लेंगे कि कौन वो 3 लोग हैं जिनका नाम मैं बार बार ले रही हूँ। प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चर्चिल और आपको नाम, अब तीसरा नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि तीसरा नाम मैं कौन सा बार बार ले रही थी, तो वो मैं आपको याद करने को बोल रही हूँ कि अब आप देखती हूँ कि आपने कितना वीडियो ध्यान से सुना। और यूएनओ का मेन काम क्या था? पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाना और इसी व्यवस्था को कि यूएनओ 3rd वर्ल्ड वॉर से नहीं होने देगी। तो आज हम देखें कि यूएनओ ने क्या किया है, इस चीज़ को पूरी तरीके से, इस ऑब्जेक्ट को पूरा किया कि अभी तक 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। और यूनाइटेड नेशन लगातार कोशिश करता है कि संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सके। याद रखेंगे कि ओरिजिनल मेंबर 51 थे, पोलैंड ने 22 में साइन किया लेकिन वो ओरिजिनल मेंबर में शामिल हो गया। प्रेजेंट में 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो नंबर्स याद रखेंगे, मीटिंग कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। सेकेंड वीडियो में मैं इसके आगे का कंक्लूड आपको करूँगी और मुझे होप है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूएनओ का जैसे ऑब्जेक्ट था पीस सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम को अचीव करने के लिए सभी कंट्री से लगातार कंट्रीब्यूशन लेती है। और यूएनओ के अलावा जो इसके मेंबर नहीं हैं वो भी इसकी ट्रीटीज़ को, इसके लॉस को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वेलफेयर करना। कोई एक व्यक्ति का नहीं, सारी की सारी कंट्री का, सारी की सारी ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर करना। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लिसन। आप शुरू से लेकर जब अंत तक वीडियो तक बने रहते हैं तब आपको पूरी नॉलेज मिलती है। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में मैं इसका आगे का डिस्कस करूँगी। सेकेंड पार्ट में